फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। उसमें हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में, उसके अन्वेषण के बारे में, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है। इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को समझाइए, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, इसमें आपको सारी विशेषताएं पॉइंट के आधार पर लिखनी है। हालांकि आपके फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें फाइनल से पहले जो आपके एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं, उनमें ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से बोर्ड के एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। अभी हाल ही में 2020 का जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें 2 नंबर का आपका क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बना है। उसमें ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसे कौन सी 2 विशेषताएं हैं जो वर्तमान में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक है। यानी उस समय की ऐसे कौन सी व्यवस्था थी जो आज भी प्रचलित है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, वो आज हम इसी विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एग्जाम में 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके इस लेसन में से पूछा जाता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, सिंधु घाटी की विशेषताएं जो है वह लॉन्ग में नहीं देकर 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो उसमें आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से अटेंड करते हुए उस क्वेश्चन को लिखना है। ओके, यहाँ पर अपन शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में आपको सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वह आपको इसमें ध्यान रखना है नगर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नगर के बारे में। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे उस समय की सड़कें व गलियां। ये मैं पॉइंट बता रही हूँ जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नालियों की जो व्यवस्था की गई थी, नालियां कैसे बनती थी, नालियां व्यवस्था, नालियों का निर्माण कैसे होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे ईंटें, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिफ्थ पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे भवन का निर्माण, घरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। ये सारी चीजें तो आ गई सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य से संबंधित चीजें। ठीक है, एक घर में नगर के अंदर स्थापत्य के साथ ही अगली 6 विशेषता जो अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वह पढ़ेंगे हम भवन निर्माण के बाद में। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं किस किस के, सबसे पहला है विशाल स्नानागार, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विशाल अन्नागार, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विशाल जलाशय व स्टेडियम। ये भी हमारे वैभवपूर्ण अतीत की विशेषता है, ये सभ्यता भी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विशाल गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा या फिर बंदरगाह, डॉकयार्ड जो होता है। ये सारे 9 पॉइंट जो है हम इसमें आज की सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है कौन सा है, वह नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, नगर का निर्माण या उसका व्यवस्था, उसकी स्थापत्य कला जो थी वह कैसी थी। तो नगर का निर्माण जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को निर्माण में 2 भागों में बांटा हुआ था। नगरों का निर्माण 2 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहला वर्ग कहलाता था या भाग कहलाता था दुर्ग या गढ़ी, दुर्ग या गढ़ी, और दूसरा कहलाता था सामान्य नगर या जिसको बस्ती भी कह सकते हैं।
नगर के निर्माण में दो प्रकार की रचनाएं हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में देखने को मिलती है कि संपूर्ण नगर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। अब जो दुर्ग और जो गढ़ी का हिस्सा जो था ये कौन सी दिशा में था? पश्चिम की दिशा में, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में, बड़े बड़े आकार में, और इसके चारों तरफ एक मोटा परकोटा बनाया जाता था। और पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा में तो हो गया ये दुर्ग और गढ़ी वाला एरिया जो कि ऊंचाई पर बनाया जाता था, और इससे नीचे परकोटे से अलग करते हुए जो घर बनाए जाते थे वह सामान्य नगर बने हुए थे, छोटे छोटे घर बने हुए थे जो कि दुर्ग से बिल्कुल पृथक था। ठीक है, ये जो घरों का निर्माण था दोनों से अलग अलग था। यहाँ का जो क्षेत्र था, जो दुर्ग का क्षेत्र था, दुर्ग में सामान्यतः कौन से लोग रहते थे? संपन्न लोग, जिसमें प्रमुख रूप से राजा रहता था, राज परिवार के सदस्य रहते थे। इसके अलावा जो प्रमुख कर्मचारी थे, राजा के प्रमुख कर्मचारी थे, उन सबका निवास कहाँ पर था? गढ़ी या दुर्ग वाले इलाके में। अब इससे परकोटे से बस्ती को बिल्कुल अलग किया गया था जो कि पूर्व दिशा के अंतर्गत था। यहाँ पर कौन निवास करती थी? सामान्य जनता। कौन निवास करती थी यहाँ पर? सामान्य जनता का यहाँ पर निवास था। दूसरा अंतर में क्या देखने मिलता है? इनकी संख्या जो थी, यहाँ की जनसंख्या जो थी क्या थी? कम थी, जबकि सामान्य जनता की जनसंख्या अधिक थी। यहाँ पर रहने वालों की संख्या अधिक थी। तो ये हुआ नगर नियोजन का निर्माण। नगरों का निर्माण किस प्रकार किया गया था? क्या लिखोगे आप कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर निर्माण में हमें नगर का निर्माण दो भागों में बटा हुआ मिलता है। उसके अवशेषों में हमें पता चलता है कि नगरों का निर्माण के लिए पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी दिशा की तरफ ऊंचाई पर, टीले पर दुर्ग और गढ़ी का निर्माण किया जाता था, जहां पर राजा, राजपरिवार के सदस्य यानी संपन्न कर्मचारी जो थे उनका निवास होता था। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बाकी लोगों की संख्या में कम होती थी। अब इसे एक परकोटे से अलग कर दिया जाता था ताकि वो बस्ती से अलग दिखे, उसके साथ जुड़ा हुआ न लगे। तो सामान्य जो बस्तियां थी वहां पर कौन निवास करती थी? सामान्य जनता निवास करती थी। उनकी जो संख्या थी वह दुर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या में बहुत अधिक थी। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि दुर्ग और गढ़ी में रहने वाले लोगों के जो मकान थे वो बहुत ही पक्की ईंटों के बने हुए थे। वहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, जबकि सामान्य जनता के लिए जो बस्तियों का निर्माण होता था उसमें सुविधाओं का कुछ अभाव था और कहीं कहीं पर पक्की ईंटों का निर्माण मिलता है, लेकिन काफी जो घर थे वह कच्ची ईंटों के भी बनाए जाते थे। यहाँ पर हमारा जो पहली विशेषता है नगर निर्माण की, ये व्यवस्थित हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नगर निर्माण के बाद अपना जो दूसरा पॉइंट है, मैंने क्या बताया था? नगर निर्माण के बाद दूसरा बताया था मैंने सड़कें और गलियां। दूसरी विशेषता क्या उस समय की? सड़कें व गलियां। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों का निर्माण किया गया है, सारे जो घर बने हुए हैं, ये सारे घर बने हुए हैं, इन घरों के मध्य सारी सड़कों का निर्माण किया जाता था। ये सड़कें जो है एक जालनुमा दिखती थी, यहाँ से ये सड़कें निकल रही है जो कि जालनुमा दिख रही है, ये एक जाल का निर्माण करती थी। यानी ये जो जालनुमा है उस समय की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। कौन सी पद्धति पर बनी हुई थी? ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है? जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का एंगल, इधर भी, यहाँ भी। यानी सड़कों का जो निर्माण किया जाता था वह ग्रिड पद्धति के आधार पर किया जाता था। और सड़कों को जो समकोण का ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि वहां की जो नगरों की सड़कें थी, जहां पर लोग रहते थे, उनके घरों के आगे से जो सड़कें निकलती थी वह सीधी राजमार्ग से जाकर मिलती थी। सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरी चीज इसमें याद रखनी अपन को, सामान्यतः इसके अवशेष में जो सड़कों की चौड़ाई हमको मिली है, सड़कों की जो ये जो इसकी विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई जो हमको देखने को मिलती है वह कितनी है? 9 से 34 फीट तक की। सड़कों की चौड़ाई कितनी है? 9 से 34 फीट की चौड़ाई की सड़कों का निर्माण किया जाता था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं गलियां।
अब सड़कों के साथ साथ में ही प्रत्येक घर के आगे से जो गलियां निकलती थी, गलियों की भी लंबाई, उसकी जो चौड़ाई बताई गई, सॉरी, गलियों की चौड़ाई कितनी बताई गई है? गलियां जो थी वो सामान्यतः 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये उसकी चौड़ाई है, ठीक है। सड़कों की चौड़ाई तो कितनी है? 9 से 35 फीट चौड़ी होती थी, और गलियों की जो चौड़ाई होती थी वो 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। तो उस समय की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, वाकई में उस समय का नगर नियोजन इतना सुव्यवस्थित तरीके से उसमें नगरों का निर्माण किया गया था, जिसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये इतनी प्राचीन सभ्यता है। क्योंकि वर्तमान की भी काफी सारी व्यवस्थाएं ऐसी है, नगरों का निर्माण हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे गलियों की व्यवस्था हो, इतनी सुव्यवस्थित तरीके से हमें किसी भी सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये हमारे भारत की एक वैभवपूर्ण उपलब्धि है कि इतनी विकसित अवस्था में आज से हजारों साल पहले भारत में ऐसी सभ्यता का उद्भव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सड़कें और गलियों के बाद में नेक्स्ट आता है नालियां, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। 2020 में आपके क्वेश्चन आया है, स्वच्छता से संबंधित नगर नियोजन की वह कौन सी 2 विशेषताएं हैं जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक घरों के आगे से घर का जो गंदा पानी होता था उसको निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था, जो कि पूरी नगर के बाहर तक जाती थी। प्रत्येक घर से जो भी गंदे पानी की निकासी है उसके लिए प्रत्येक घर के बाहर से नालियों का निर्माण किया जाता था, जो गंदे पानी को, प्रत्येक घरों के गंदे पानी को नगरों के बाहर तक ले जाता था। ये तो इसकी सबसे पहली विशेषता होगी। 2 बातें जो पूछी है कि स्वच्छता संबंधी हम क्या चीज बता सकते हैं। सबसे पहले तो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियों का निर्माण किया गया है, तो क्या लिखेंगे हम कि प्रत्येक घरों से गंदे पानी की निकासी के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था। नालियों का निर्माण किया जाता था। ये तो इसकी पहली विशेषता। दूसरा है कि नालियों का जो निर्माण किया जाता था उसमें क्या होता था, उसके ऊपर नालियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः ईंटें जो थी वह पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी ईंटों का? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग होता था, वो भी कौन सी? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था वहां पर, ताकि कहीं से भी पानी लीक ना हो सके। अब तीसरी विशेषता क्या थी कि नालियों में ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्लास्टर करता ना, जिससे कि सारी ईंटें जुड़ी हुई रहे। तो ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ईंटों को जोड़ने के लिए चूना, पत्थर और जिप्सम, इन सब को मिक्स करके प्लास्टर बनाकर सारी ईंटों को जोड़ा जाता था। इन सब का जो मिश्रण होता था उसका प्लास्टर बनाकर सारी ईंटों को जोड़ा जाता था, ताकि वह पक्की हो जाए और वहां से गंदा पानी कहीं से भी लीक न हो। चौथी विशेषता क्या थी नालियों में कि नालियों के बीच में बड़े बड़े होल रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? बड़े बड़े होल रखे जाते थे, जो कि क्या होते थे? ढक्कनदार होते थे। क्या थे? ढक्कनदार होते थे, ताकि कहीं से भी, जैसे नालियां बाहर से निकल रही है, तब मान लो जैसे कहीं से ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, कहीं बार पानी निकलता है, तो इन ढक्कन को खोलकर वहां से सारा कूड़ा कचरा निकाल लिया जाता था, ताकि पानी किसी भी रूप से बाधित न हो और नगरों के बाहर तक उसको आसानी से निकाला जा सके। तो बड़े बड़े जो मेन होल होते थे, जो ढक्कनदार होते थे, यहाँ से नालियां का पानी जो है, नालियों का पानी जो गंदा पानी घरों के अंदर से आ रहा है, वह कहीं पर ब्लॉक ना हो जाए। इसके लिए ढक्कनदारों को, नालियों को बड़े बड़े होल बना दिए बीच में, ताकि उन ढक्कन को हटाकर वहां की साफ सफाई की जा सके और पानी को आसानी से नगर के बाहर तक पहुंचाया जा सके। तो ये उस समय की हमारी नालियों की प्रमुख विशेषता थी, जो कि वर्तमान में भी हमको देखने को मिलती है कि उस समय भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था। स्वच्छता के प्रति हमारे सिंधुवासी इतने सजग थे कि वहां पर
पूरी पक्की सड़कें बनाई गई हैं, गलियों का निर्माण किया गया और वहां पर गंदे पानी की निकासी के लिए इतनी पक्की नालियों का निर्माण किया जाता था। नालियां जो थी वो ज्यादातर क्या थी, ढकी हुई होती थी। गली के बाहर भी जो होती थी ना, वो ढकी हुई नालियां होती थी, वहां पर भी ढकी हुई रहती थी, नालियां खुली नहीं होती थी। ठीक है ना। तो ये उस समय की नालियों की अपनी विशेषताएं आ जाती है। नालियों के बाद में अगला अपना पॉइंट है ईंटें। जो उसकी विशेषता है कौन सी है, ईंटों की विशेषता। ईंटों की विशेषता क्या है कि प्राचीन समय में सबसे पहले कच्ची ईंटों को क्या होता था, धूप में सुखाया जाता था। क्या किया जाता था, ईंटों को धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाया जाता था और उसके निर्माण के बाद धूप में थोड़ी सी सुखाने के बाद में उसको आग में पकाया जाता था। आग में पकाया जाता था ताकि पक्की ईंटों का निर्माण किया जा सके। ये उस समय की ईंटों की प्रमुख विशेषता थी कि कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था। इससे पहले किसी भी सभ्यता में हमें पक्की ईंटों के अवशेषों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु सभ्यता ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें हमें पक्की ईंटों के बारे में अवशेष मिलते हैं। इसमें भी हमने जो दो उदाहरण देखे, जैसे कि इसके जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो दो नगर मिले हैं हमें अवशेष में, इन दोनों नगरों में जो भवन का निर्माण हुआ है वह किससे हुआ है, पक्की ईंटों से हुआ है। कौन सी ईंटों से हुआ है, पक्की ईंटों से इनका निर्माण हुआ है। जबकि हमारा जो राजस्थान का है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है पता है सभी को, राजस्थान में। और दूसरा है रंगपुर। कहाँ पर है रंगपुर, मैंने पूरा स्थल में बताया था आपको लास्ट क्लास में। रंगपुर है हमारे गुजरात में। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो भवन मिले हमें वो कच्ची ईंटों के बने हुए। यहाँ पर कच्ची ईंटों से भवनों का, नगरों का निर्माण किया गया है। ओके, तो कहीं कहीं पर इस सभ्यता के अंतर्गत हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिला और कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों से भी भवनों का निर्माण किया गया था। अगला हमें याद रखना है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई या फिर हम कह सकते हैं ऊंचाई। ये निश्चित थी। क्या होता था, जितनी मोटाई है उससे डबल क्या होती थी चौड़ाई और उससे डबल होती थी लंबाई। यानी 4:2:1 में ईंटों का आकार हमें देखने को मिलता है, जो कैसा था, आयताकार। कैसा था, ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार। ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था, जो कि 4:2:1 में देखने को मिलती है। ठीक है, ईंटों में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है कि ईंटों को धूप में सुखाया जाता था, आग में पकाकर पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दो ऐसे पूरा स्थल है जहां पर पक्की ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष मिले हैं, जबकि कालीबंगा और रंगपुर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा ईंटों का आकार कैसा था, आयताकार था। सामान्यतः ईंटें 4:2:1 में मिली है, एक में पाई जाती है। ठीक है, ईंटों के बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है भवन निर्माण, यानी घर का निर्माण कैसे होता था सिंधु सभ्यता में। भवन का निर्माण, सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि घर में सबसे बड़ा बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था, खुला चौक होता था। जैसे वर्तमान रखते हैं काफी सारे घरों में खुला चौक, लॉबी जिसको हम बोलते हैं आजकल की भाषा में। ठीक है ना, तो बड़ा सा खुला चौक होता था या आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। लगभग प्रत्येक घरों में हमें 4 से 5 कमरों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में क्या है, भवन निर्माण में क्या होता था, सबसे पहले तो बीच में बड़ा सा आंगन होता था। ठीक है, बीच आंगन के चारों तरफ कमरे बनते थे। ठीक है, अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि भवनों के निर्माण में गोपनीयता का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता था कि जो भी प्रवेश द्वार होता था वह मुख्य द्वार में ना खुलकर गलियों के अंदर खुलता था। जो प्रवेश द्वार होता था वह मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलता था। जो राजमार्ग जो जा रहा है यहाँ से नहीं खुलकर जो गलियां जा रही है गलियों के अंदर मुख्य द्वार खुलता था। वो अब सिंधुवासी जो थे इससे पता चलता है कि उनमें गोपनीयता
का विचार ज्यादा था, ताकि वो कि जहाँ राजमार्ग है, मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़कें जहाँ से निकली उस तरफ प्रवेश द्वार नहीं होता था। अगला इसमें क्या ध्यान रखना है, घरों में कुएं होते थे, प्रत्येक घर में हमें कुएं मिलते हैं। कुएं का ताकि हमें पता चलता है कि प्रत्येक घरों में जल प्रबंधन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। और दूसरा यह भी माना जाता है कि मुख्य द्वार पर मकान स्थित होने के कारण जो भी राहगीर आते जाते थे तो उनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी प्रत्येक घर में घरों का निर्माण होता था। इसके अलावा रसोई घर थे, स्नानागार थे, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ पर थी, सिंधु सभ्यता के भवनों में। तो हम क्या क्या इसमें लिखेंगे, सिंधु सभ्यता के भवनों में हमें क्या क्या लिखना है। सिंधु सभ्यता के भवनों में हम देखते हैं, सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, प्रत्येक घरों में 4 से 5 कमरे होते थे। घरों के मध्य में क्या होता था, एक बड़ा सा आंगन होता था। इस आंगन का क्या प्रयोग था पता है आप लोगों को, इस आंगन का प्रयोग ये होता था कि किसी चीज को सुखाने के लिए शुष्क मौसम में और सर्दी की ऋतु में, या अनाजों को साफ करने के लिए, अनाज पीसने के लिए इन आंगनों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमें तीसरा क्या याद रखना है, मुख्य द्वार जो था वह गलियों में खुलता था। मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलता था। चौथी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, प्रत्येक घर में क्या क्या मिले हैं, शौचालय मिले हैं। इसके अलावा क्या मिले हैं, रसोई घर मिले हैं। इसके अलावा प्रत्येक घरों में क्या होता था, कुएं भी मिले हैं हमें। इसके अलावा एक चीज और क्या ध्यान रखनी है हमको, शौचालय, रसोई घर है, कुएं हैं। इसके अलावा एक और क्या चीज बताई थी मैंने, कि प्रत्येक घरों में कुएं का निर्माण तो किस लिए होता था, पानी के लिए। हो गई सारी चीजें इसमें कंप्लीट। 4 से 5 कमरे बताए आपको, मध्य में बड़ा सा आंगन होता था, मुख्य द्वार जो था वह मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलता था, प्रत्येक घरों में शौचालय, रसोई घर और कुएं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, भवनों का निर्माण जो था वह कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से किया जाता था। ठीक है, जैसे अभी अपन एग्जाम्पल पढ़े थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के भवन निर्मित हैं, जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के भवनों का निर्माण देखने को मिलता है। अब भवन निर्माण के बाद में नेक्स्ट अपना आता है विशाल स्नानागार। 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष किस स्थान से मिले हमें, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जो कि गढ़ी वाला जो क्षेत्र होता था, किले का जो क्षेत्र होता था, उससे जस्ट लगते हुए ही, यानी उसकी दीवार से सटे हुए बड़े से स्नानागारों के अवशेष मिले हैं। इतने बड़े स्नानागार को देखकर हमारे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, या हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े से जो स्नानागार बने हैं इनका उद्देश्य क्या होता था, कोई भी धार्मिक उत्सव या समारोह में शामिल होने के समय जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, उनके लिए इन बड़े स्नानागारों का प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। अब स्नानागारों में प्रवेश करने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां होती थी। क्या होती थी, पक्की ईंटों की सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। आंगन जो होता था वह भी ईंटों से बना हुआ था, दीवारें जो बनती थी वह भी ईंटों से ही बनती थी। देखो 3 जगह ईंटों का प्रयोग हो रहा है स्नानागार में। उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती थी वह भी ईंटों की बनती थी, पक्की ईंटों की। फर्श भी ईंटों का बनता था, और स्नानागार की जो दीवारें थी वह भी किससे बनी हुई मिलती है हमें, ईंटों से ही बनी हुई मिलती है। स्नानागार के 3 तरफ क्या है, कमरे बने हुए थे। 3 तरफ क्या होता था, कमरे बने हुए देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें ऐसा माना जा सकता है कि किसी धार्मिक आयोजन जब सब लोग रहने के लिए इकट्ठे होते थे, उनके लिए उन कमरों का निर्माण किया गया होगा, और आयोजन के समय सभी लोग स्नानागार में एकत्रित होते होंगे। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है, इनके पास ही हमें कुएं का निर्माण भी मिला है, बड़े से कुएं का निर्माण भी हमें मिला है, जिससे पता चलता है कि स्नानागारों में कुआं से
जल का संग्रहण जो था वह कुओं में होता था और यहाँ से जो जल था उसका उपयोग कहाँ किया जाता था? स्नानागारों में किया जाता था। स्नानागारों के प्रवेश के पास में ही छोटी सी नालियों का निर्माण भी मिलता है जिससे गंदे पानी की निकासी की जाती थी और नए पानी को प्रवेश भी कराया जा सकता था। ठीक है, यानी छोटा सा वर्तमान जैसे स्विमिंग पूल नहीं होता है वैसा ही उस समय एक स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा हमें क्षेत्र स्नानागार देखने मिलता है जहां पर सभी लोग किसी धार्मिक उत्सव या समारोह के आयोजन के समय एकत्रित होते थे और उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसके अवशेष ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, कहाँ पर मिले हमें? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हमें? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अब विशाल स्नानागार के बाद में आता है विशाल अन्नागार। विशाल स्नानागार के बाद में क्या है? विशाल अन्नागार। अन्नागार नाम से ही पता चल रहा है, अन्नागार का मतलब क्या हो गया? बड़े बड़े अन्न के भंडार जहां पर अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता था। इसके अवशेष जो है वो हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों स्थानों से हमें विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? हड़प्पा की कंपैरिजन में। हड़प्पा का जो अन्नागार है वह छोटा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है वह बड़ा बनाया हुआ है। हड़प्पा का जो अन्नागार देखने को मिलता है वो दो भागों में बटा हुआ है, जैसे बीच में तो गली का निर्माण है और दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे पर अन्नागारों का निर्माण किया गया, कक्ष बनाए गए जहाँ पर अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। बीच में जो गली बनाई हुई है उसको चबूतरे पे रखा गया, जिससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के समय में या पानी के बहने के कारण उस अनाज को खराब होने से बचाकर रखा जा सके, इसके लिए ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन को क्या ध्यान रखना है? इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, विशाल अन्नागार के ऐसा माना जा सकता है कि किसी राष्ट्रीय आपदा के समय या किसी क्षेत्र में किसी आपदा के समय में उस अनाज का प्रयोग किया जाता होगा, या किसी धार्मिक उत्सव के समय जब एकत्रित लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, उनको बड़े से आयोजन के समय में उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए इस अनाज का प्रयोग किया जाता होगा। अब अन्नागार के बाद में अपना आता है, स्नानागार के बाद में आता है विशाल जलाशय। विशाल जलाशय और स्टेडियम। यहाँ पर एक नंबर का फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जलाशय और स्टेडियम दोनों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर है? पूरा स्थल बताया था मैंने, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। विशाल जलाशय मिला है, बहुत बड़ा जलाशय है। वहां पर भी जैसे हमने अन्नागार स्नानागार वाली जो व्यवस्था देखी, वही व्यवस्था में विशाल जलाशय में भी देखने को मिलती है कि जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता था, फर्श में दीवारों पर भी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वहां पर भी पास में छोटे छोटे कुएं, जलकूप बने हुए मिलते हैं, जिससे हमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जल का पानी जो है वह जलाशय में उसका उपयोग किया जाता होगा। स्टेडियम में भी बहुत बड़ा गोलाकार क्षेत्र मिला है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। चारों तरफ क्या है? सीढ़ियां बनी हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर दर्शकों को बिठाकर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। ये बड़े से स्टेडियम मिले हैं। कहाँ कहाँ से? दोनों धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। देखो, विशाल जलाशय सबसे पहले हमने पढ़ा था, विशाल स्नानागार। स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल अन्नागार के जो अवशेष मिले हैं वो दोनों जगह से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले और हड़प्पा से भी मिले हैं। और विशाल जलाशय और स्टेडियम के जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा और गुजरात से मिले हैं। अब इसके बाद में लास्ट हमारा आ जाता है विशाल गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह, पतन। ठीक है ना, विशाल गोदीबाड़ा। विशाल गोदीबाड़ा यह उस समय का विकसित बंदरगाह कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में कौन सा था?
लोथल। कौन सा था? लोथल। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में इसके अवशेष मिले हैं। और इसमें जो गोदीबड़ा था वह इतना विकसित था जिसकी तुलना हम आज के जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम से कर सकते हैं। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसकी तुलना हम हजारों साल पहले बने बंदरगाह कौन सा? लोथल से की जा सकती है। ये भी हमारे भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि आज का जो बंदरगाह जिस विकसित अवस्था में विशाखापट्टनम, हजारों वर्ष पूर्व भी हमारे जो लोग थे, सिंधुवासी जो थे, भारतीय लोग जो थे, उन्होंने वैसे विकसित बंदरगाह का निर्माण हजारों साल पहले भी कर लिया था। तो ये एक हमारे प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ से जो लोथल जो था ये किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से ये बंदरगाह जुड़ा हुआ था। यहाँ से काफी सारे जहाज जो थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों को ले जाते थे और किसी भी वस्तु के आयात और निर्यात का माध्यम यही विकसित बंदरगाह था। इसके अलावा ध्यान रखना है हमको कि इस बंदरगाह से मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान, इन 3 देशों से सिंधुवासी जो थे व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार जो होता था लोथल बंदरगाह से वो 3 देशों से होता था, मिस्र से, मेसोपोटामिया से और ईरान से। तो ये हमारी प्राचीन जो भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय का बंदरगाह जो था इतना विकसित था जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा व्यक्तियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्या क्या चीजें हमने ली है सारी। सबसे पहले हमने इसकी विशेषताएं ली। विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था नगर निर्माण। नगर निर्माण, नगरों का निर्माण 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और गढ़ी वाला इलाका, दूसरा नगर और बस्ती वाला इलाका। गढ़ी वाला इलाका पश्चिम दिशा में होता था, पूर्व दिशा में नगर या बस्ती वाला इलाका होता था। यहाँ की लोगों की संख्या, राजा राजकुमार रहते थे, संख्या बहुत कम थी किसकी तुलना में? बस्ती में रहने वाले लोगों की तुलना में। नेक्स्ट हमने लिया था सड़कें और गलियां। सड़कें जो थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी उस समय की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। चौड़ाई, सामान्यतः सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? 9 से 34 फीट और गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी? 1 से 2.2 मीटर। नेक्स्ट हमने लिया था नालियां। प्रत्येक घरों से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। नालियां कच्ची और पक्की ईंटों दोनों से निर्मित की जाती थी। ईंटों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बनाया जाता था वह चूना, पत्थर और जिप्सम को मिक्स करके उसका मिश्रण गारा तैयार करके ईंटों को जोड़ा जाता था। नालियों के बीच में बड़े बड़े होल रखे जाते थे जो ढक्कनदार होते थे, जिनको हटाकर नालियों के गंदे पानी के अवरोधन को, यानी वहां पर जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था उसको हटाकर साफ किया जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था ईंटें। ईंटों को धूप में सुखाया जाता था। कुछ ईंटें जो पक्की ईंटों के निर्माण के लिए उनको आग में पकाया भी जाता था। ईंटों को जो पक्की और कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 ऐसे नगर हैं जहां पर हमें पक्की ईंटों से निर्मित भवन या नगर का निर्माण मिला है, जबकि कालीबंगा और रंगपुर जो है जहां हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ईंटों का आकार कैसा था? आयताकार था। सामान्यतः 4:2:1 में उसकी आकार होता था उसका। नेक्स्ट ये अपने भवन निर्माण। भवन निर्माण में क्या था? बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4 से 5 बड़े बड़े कमरे होते थे। प्रत्येक घरों में शौचालय, रसोई घर और कुओं का निर्माण होता था। आंगन का प्रयोग जो था वह शुष्क मौसम में और शीत ऋतु के समय में उसका प्रयोग किया जाता था, जिसे अनाज को सुखाने के लिए, किसी चीज की पिसाई के लिए या कपड़ों की बुनाई वगैरह के लिए उस आंगन का प्रयोग किया जाता था। उस समय के लोग जो थे वो गोपनीयता में विश्वास रखते थे, इसलिए प्रत्येक घरों का जो प्रवेश द्वार होता था वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों के अंदर खुलता था। ठीक है। इसके बाद में हमने किया था विशाल स्नानागार। इसके अवशेष कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इतने बड़े विशाल स्नानागार से ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसी धार्मिक उत्सव या समारोह के आयोजन के समय इन स्नानागारों का प्रयोग किया जाता होगा। विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से। और दूसरे कहाँ से मिले? हड़प्पा। दोनों जगह से मिले हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो का जो नागार है वह काफी बड़ा था किसकी तुलना में? हड़प्पा में मिले अन्नागार से। हड़प्पा का जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, बीच में गली थी, दोनों तरफ 2 भागों में बटा था, जो कि उचित चबूतरे पर बनाया गया था।
ऐसा माना जाता है कि बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु में अनाज खराब ना हो, इसलिए चबूतरे का निर्माण करके वहां पर अन्नागारों का, अन्न कक्षों का निर्माण किया गया होगा। नेक्स्ट हमने लिया था विशाल जलाशय और स्टेडियम। विशाल जलाशय स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले? धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। स्टेडियम के अवशेष भी कहाँ से मिले? धोलावीरा से। गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। विदेशी व्यापार 3 जगह से होता था, मिस्र से, मेसोपोटामिया से और ईरान से। तो यहाँ पर हमारा एक सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन की जो विशेषता है वह कंप्लीट हो चुकी है। सिंधु सभ्यता अभी टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पढ़ ली थी, उसका विस्तार पढ़ लिया था, उसका नामकरण पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमने सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पूरी कर ली है। अब सिंधु सभ्यता की नेक्स्ट क्लास में हम सिंधु सभ्यता की अन्य उपलब्धियां पढ़ेंगे। इसकी आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।